आज हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग के बारे में। किस तरीके से पावर बीआई का यूज़ करके हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे। पर दोस्तों, अपने टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपका ध्यान पावर बीआई वर्कफ्लो की तरफ ले जाना चाहूँगा। पावर बीआई वर्कफ्लो के 4 मेजर पिलर्स होते हैं, जिसमें पहला पिलर होता है डेटा शेपिंग, जिसको जिसको डेटा शेपिंग के लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में हम बेसिकली अपनी डेटा टेबल्स में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको आज हम डिटेल में भी जानेंगे। फिर आता है डेटा विजुअलाइज़ेशन, जिसके अंदर हम डेटा को विजुअलाइज़ करते हैं बेसिकली थ्रू रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स। और लास्ट में आता है पब्लिशिंग, जिसके अंदर हम डेट अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। तो ये 4 मेजर पिलर्स होते हैं पावर बीआई वर्कफ्लो के। तो आज हम डिटेल में समझेंगे किस तरीके से हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, कैसे हम अपनी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, कार्डिनैलिटी क्या होती है, हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से फ़िल्टर प्रोपेगेट होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज डिटेल में समझने वाले हैं, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, बात आती है ये कि डायमेंशन टेबल्स या लुकअप टेबल्स और ये फैक्ट टेबल्स होती क्या हैं। इसके लिए दोस्तों आप मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है डेटा वेयरहाउस की, वहाँ जाके एक डायमेंशन और फैक्ट की एक वीडियो है, उसको चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में डायमेंशन की मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, कितने तरीके के फैक्ट्स होते हैं उनको भी समझाया हुआ है मल्टीपल वीडियोज़ में, पूरी प्लेलिस्ट है डेटा वेयरहाउस की, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पर अभी बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। हमारी सबसे पहले हम एक फैक्ट टेबल को देखते हैं। एक जो फैक्ट टेबल होती है उसके अंदर हमारी एक न्यूमेरिकल मेजर्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली एनालाइज़ करते हैं अक्रॉस वेरियस डायमेंशन। वो जो न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं उन वो बेसिकली जैसे हमारी यहाँ सेल्स अमाउंट है, सेल्स क्वांटिटी है, ऐसी न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं, जिनको हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं मल्टीपल डायमेंशन के अक्रॉस, या फिर जो डायमेंशंस होती हैं वो इन न्यूमेरिकल फिगर्स को बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं। तो जैसे हमारी एक सेल्स है, उस सेल्स अमाउंट को बेसिकली हम कस्टमर, प्रोडक्ट और डेट मल्टीपल डायमेंशंस के अलोंग एनालाइज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि हमारे कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया, कब-कब प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया, या किस डेट्स पे क्या-क्या प्रोडक्ट परचेज़ हुए, कितने प्रोडक्ट परचेज़ हुए किसी डेट पे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ईज़िली दे सकते हैं यूजिंग आवर डेटा मॉडलिंग रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी के बारे में। ये कार्डिनैलिटी क्या होती है? तो जब भी डेटा मॉडलिंग करते हैं, कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम डेटा मॉडलिंग के अंदर कुछ हमारे डेटा मॉडलिंग में कुछ एरर्स रह गए, तो आगे जाके ये पूरी प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं। एक तो गलत आउटपुट आएगा, क्वेरी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, और इसके अलावा जो बिज़नेस हमारे को पर्पस सॉल्व करना है, वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो डेटा मॉडलिंग के लिए हमारे को डेटा मॉडलिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, डेटा मॉडलिंग करने से पहले जो डेटा मॉडलिंग के कंसेप्ट्स हैं, जैसे कार्डिनैलिटी हो गया, प्राइमरी की, फॉरेन की हो गया, डायमेंशन फैक्ट्स हो गया, इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी आपको डायमेंशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिक्स में बताया, इसकी डिटेल आप मेरी डेटा वेयरहाउस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी का। तो कार्डिनैलिटी होती है दोस्तों बेसिकली किस तरीके से दो हमारी डायमेंशन और फैक्ट्स आपस में रिलेटेड हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्टार है। कहने का मतलब है, एक कस्टमर मल्टीपल आइटम्स परचेज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्टार है। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स सेल हो सकता है। सिमिलरली एक डेट पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर्स आइटम्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे वन टू मैनी के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। तो बेसिकली कार्डिनैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्डिनैलिटी केवल वन टू मैनी ही नहीं होती, इसके अलावा बाई डायरेक्शनल कार्डिनैलिटीज या रिलेशनशिप भी होते हैं, जैसे वन टू वन, मैनी टू मैनी, जिनका यूसेज काफी कम होता है रियल वर्ल्ड बिजनेस में। जनरली हम डायमेंशन फैक्ट के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप ही यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो कार्डिनैलिटी के लिए हमें ये भी समझना है कि हमारी डायमेंशन और फैक्टर एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगी। ये रिलेट करती हैं दोस्तों प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने कस्टमर आईडी ली है, तो एक कस्टमर डायमेंशन टेबल या कस्टमर लुकअप टेबल की प्राइमरी की होगी। ये कस्टमर आईडी बेसिकली हमारी सेल्स टेबल के अंदर एक फॉरेन की तरह काम करेगी। ये कस्टमर आईडी बेसिकली ये कस्टमर मल्टीपल आइटम्स को परचेज कर सकता है, तो इस कस्टमर की मल्टीपल एंट्रीज हमारी सेल्स फैक्ट टेबल या सेल्स डेटा टेबल में मिल सकती हैं। इसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है,
इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारी हमारी प्राइमरी की रहेगी। इस प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट जो होता होगा वो मल्टीपल टाइम्स सेल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो सेल्स फैक्ट टेबल होगी इसके अंदर हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट आईडीज यहाँ पे मिल सकती हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें डेट टेबल की, डेट डायमेंशन टेबल की टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पे डेट की मैंने प्राइमरी की तरह लिया है। ये एक डेट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो डेट की होगी या प्राइमरी की है और यहाँ पे ये डेट की एक फॉरेन की तरह काम करेगी। एक डेट पे बेसिकली एक डेट पे मल्टीपल आइटम्स भी सेल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा कार्डिनैलिटी, प्राइमरी की फॉरेन रिलेशनशिप एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप एंड हमारा जो होता है डायमेंशन एंड फैक्ट कॉन्सेप्ट। अब एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो होता है फिल्टर प्रोपोगेशन। फिल्टर प्रोपोगेशन क्या होता है इसको समझते हैं। फिल्टर प्रोपोगेशन या फिल्टर फ्लो। दोस्तों फिल्टर फ्लो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि एक टेबल किस तरीके से दूसरी टेबल को फिल्टर कर रही है। हाउ वन टेबल फिल्टर अनदर टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं अपने वन टू मैनी रिलेशनशिप की, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी यहाँ डायमेंशंस हैं और यहाँ फैक्ट हैं, और ये डायमेंशन और फैक्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू एस्टैब्लिश हैं। तो जो फ़िल्टर प्रोपोगेट करता है या फ़िल्टर जो फ्लो होता है, वो हमेशा वन साइड से लेकर मैनी साइड की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर आप एरो देखें, तो वो एक डाउनस्ट्रीम बेसिकली हमारा वन साइड से मैनी साइड की तरफ वो एरो इंडिकेट करता है। यानी जो फ़िल्टर जो प्रोपोगेट हो रहा है, वो हमारा डायमेंशन से फैक्ट की तरफ हो रहा है। फ्रॉम वन साइड टू मैनी साइड गया है, क्योंकि मैनी वैल्यूज़ जो हैं हमारी सेल्स टेबल की, वो हमारी फ़िल्टर हो सकती हैं थ्रू दिस डायमेंशन टेबल। तो दोस्तों ये होता है फ़िल्टर प्रोपोगेशन या फ़िल्टर फ्लो। ये समझना हमारे को बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आज ये डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पावर बीआई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डैक्स क्वेरी इवैल्यूएशन। आज हम समझने वाले हैं पावर बीआई के अंदर जब हम डैक्स क्वेरी लिखते हैं तो वो इवैल्यूएट कैसे होती है, कौन कौन से इंजन्स बैकएंड पे काम करते हैं उस डैक्स क्वेरी को इवैल्यूएट करने के लिए, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या पूरी साइकिल रहती है डैक्स क्वेरी एग्जीक्यूशन की, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों बेसिकली डेस्क के अंदर 2 तरीके के इंजन्स काम करते हैं। एक होता है हमारा फ़ॉर्मूला इंजन और एक होता है स्टोरेज इंजन। दोनों के पर्पस, दोनों के बेसिकली यूजेस बिल्कुल अलग होते हैं। जो हमारा फ़ॉर्मूला इंजन होता है, वो बेसिकली डेक्स क्वेरी जो हम लिखते हैं, डेक्स क्वेरी जो हम राइट करते हैं, उस डेक्स क्वेरी को रीड करना और बेसिकली डेक्स क्वेरी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये सारा काम रहता है फ़ॉर्मूला इंजन का। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टोरेज इंजन की, तो जो स्टोरेज इंजन होता है, वो डेटा को स्टोरेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि किस तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में, एन्कोडेड फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस रहता है स्टोरेज इंजन का। तो दोनों के पर्पस, दोनों के यूज़ अलग होते हैं ऑल टुगेदर। तो दोस्तों अब सीधे चलते हैं साइकिल की तरफ और साइकिल को समझते हैं, कैसे हम डेक्स क्वेरी लिखते हैं और क्या बैकएंड पे चीज़ें काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, हम बेसिक अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, मैंने एक बेसिक सी डेक्स क्वेरी लिखी है। अभी आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में ऐसी डेक्स क्वेरीज़ बना के आपको समझाने वाला हूँ। अभी के लिए आप ये समझना है, ये मैंने एक डेक्स क्वेरी बेसिक सी लिखी है। जब भी हम डेक्स क्वेरी को लिखते हैं, डेक्स क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो एक डेक्स क्वेरी की रिक्वेस्ट जो होती है वो सेंड होती है। ये रिक्वेस्ट हमारी जाती है फ़ॉर्मूला इंजन के पास। अब जब ये रिक्वेस्ट फ़ॉर्मूला इंजन के पास जाती है, फ़ॉर्मूला इंजन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है इस रिक्वेस्ट को और एक क्वेरी प्लान बना देता है। अब दोस्तों जो क्वेरी प्लान हमारे फ़ॉर्मूला इंजन ने बनाया है, वो क्वेरी प्लान आगे जाके फ़ॉर्मूला इंजन से पास होता है स्टोरेज इंजन के ऊपर। बेसिकली फ़ॉर्मूला इंजन उस क्वेरी प्लान को सेंड करता है स्टोरेज इंजन पे। अब हमें समझना है कि इस क्वेरी प्लान में होता क्या है। क्वेरी प्लान में दोस्तों बेसिकली क्या डेटा चाहिए और किस तरीके से उस डेटा को कैप्चर करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली, जो फॉर्मूला इंजन सेंड कर रहा है हमारे स्टोरेज इंजन को। तो जब भी ये क्वेरी प्लान स्टोरेज इंजन के पास पहुंचता है, स्टोरेज इंजन क्या करता है, नेसेसरी डेटा
जो भी डेटा हमारी डेक्स क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी डेटा चाहिए, उस डेटा को कैश फॉर्म में रिटर्न कर देता है हमारे फॉर्मूला इंजन को। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एरो पे, जो हमारा स्टोरेज इंजन था उसने नेसेसरी डेटा कैश को रिटर्न कर दिया हमारे फॉर्मूला इंजन के पास। अब फॉर्मूला इंजन क्या करेगा? टैक्स क्वेरी को बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा अगेंस्ट दैट डेटा कैशे। क्वेरी एग्जीक्यूट होगी अगेंस्ट दैट डेटा कैशे। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी अगेंस्ट दैट डेटा कैशे, हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, आउटपुट जनरेट हो जाएगा और आउटपुट हमारे को या एंड यूजर को दिख जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट साइकिल होती है। बेसिकली जब भी हम टैक्स क्वेरी लिख रहे हैं तो फॉर्मूला इंजन और स्टोरेज इंजन अपना एक रोल प्ले करते हैं। फॉर्मूला इंजन हमसे क्वेरी को एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, क्वेरी प्लान बनाता है और क्वेरी प्लान को स्टोरेज इंजन के पास भेज देता है। स्टोरेज इंजन इन रिटर्न उस क्वेरी प्लान के बेसिस पे डेटा कैश बनाता है, डेटा कैश को फॉर्मूला इंजन के पास भेजता है और फॉर्मूला इंजन फिर उस डेटा कैश के ऊपर क्वेरी को एग्जीक्यूट करके आउटपुट को रिटर्न करता है। तो ये कंप्लीट साइकिल होती है जो बैकएंड पे काम करती है जब भी हम टैक्स क्वेरी को लिखते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं स्टोरेज इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टोरेज इंजन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन और एक होता है हमारा डायरेक्ट क्वेरी। ये दोनों जो स्टोरेज इंजन होते हैं ये बेसिकली डिवाइड होते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये क्लासिफाई किए जाते हैं हमारे कनेक्शन के बेसिस पे कि किस तरीके का हमने कनेक्शन बनाया है, उसके बेसिस पे ये दोनों सेग्रीगेट होते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं गेट डेटा कर रहा हूँ और मैंने SQL सर्वर को चूज़ किया है एज़ अ डेटाबेस सोर्स, तो आप यहाँ देख पाएँगे कि यहाँ डेटा कनेक्टिविटी मोड में 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है इम्पोर्ट और एक आता है डायरेक्ट क्वेरी। तो दोस्तों जो इम्पोर्ट होता है, जब भी हम इम्पोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा सारे डेटा जो हमारी डेटा टेबल है, वो जाके स्टोर होगी वर्टीपैक स्टोरेज इंजन में, जो बेसिकली वर्टीपैक हमारा जो इन मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करते हैं डायरेक्ट क्वेरी ऑप्शन की, तो डायरेक्ट क्वेरी के अंदर हमारा डेटा कोई इन मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो डेटा रहेगा वो SQL सर्वर या पोस्टग्रेस जहाँ से भी हम डेटा को इम्पोर्ट कर रहे हैं, डेटा वहीं पे रिसाइड करेगा। हम केवल उस डेटा पे एक्शन लेंगे थ्रू आवर क्वेरीज़। डेटा हमारा हमेशा जो रिसाइड करेगा वो डेटाबेस के अंदर ही रहेगा, वो मेमोरी में इन मेमोरी में नहीं आएगा। तो यही एक डिफरेंस होता है इम्पोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड में। तो दोस्तों ये तो रही स्टोरेज इंजन की बात। लास्ट में दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी हम अगर मैं आपको एक बेसिक सी एक रिपोर्ट की तरफ लेके जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने एक टेबुलर रिपोर्ट बनाई हुई है बेसिकली एक मेजर बनाया था डेक्स क्वेरी लिख के, यही डेक्स क्वेरी मैंने यहाँ लिखी है और इस डेक्स क्वेरी के बेसिस पे मैंने एक मेजर को डिज़ाइन किया। ये मेरे मेजर था और इस मेजर को के यूज़ करके मैंने एक टेबल बनाई है। तो जब भी अगर हम कोई फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, जब भी कुछ भी अगर हम फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं इस डेटा के ऊपर, तो बैकएंड पे एक डेप्थ क्वेरी ही फायर होती है। पर जो आउटपुट होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मिलीसेकंड्स में हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट इतनी फ़ास्ट जनरेट होता है, फ़ॉर्मूला इंजन से बेसिकली क्वेरी प्लान बनता है, फिर हमारे स्टोरेज इंजन के पास जा रहा है, स्टोरेज इंजन हमारे डेटा को रिटर्न कर रहा है, उसके ऊपर फ़ॉर्मूला इंजन फिर डेप्थ क्वेरी एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। ये सारा काम इतनी फ़ास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी हमारा आउटपुट आ गया। तो जस्ट एक आपको एक समझाने के लिए कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये साइकिल कितनी फास्ट काम करती है, मैंने एक ये डेमो एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है आपको ये डेक्स इंजन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के बारे में। हम ये देखेंगे वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और फिर हम कुछ सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे कि इन सिनेरियोज़ में किन सिनेरियोज़ में हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो ये सब कुछ समझेंगे हम आज की वीडियो में, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता क्या है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो हमारे डैक्स इंजन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मूला और स्टोरेज इंजन। और उसमें भी जो स्टोरेज इंजन होता है वो फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन एज़ अ वर्टीपैक, इन मेमोरी स्टोरेज इंजन एंड डायरेक्ट क्वेरी। तो जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है वो बेसिकली डेटा को स्टोर कराने के लिए इन मेमोरी में जब हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को तब बेसिकली पिक्चर में आता है। अब वर्टीपैक स्टोरेज इंजन काम कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आप लोगों को पता होगा जो नॉर्मल हमारे जैसे डेटाबेसेस होते हैं जैसे SQL सर्वर हो गया
ये सारे रो वाइज़ स्टोर करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे हमारी एक टेबल थी जिसमें 3 कॉलम मैंने लिए थे रीजन, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स। तो जो SQL सर्वर जैसे डेटाबेसेस होंगे, वो पहले इस रो को स्टोर करेंगे, फिर इस रो नेक्स्ट रो को स्टोर करेंगे, फिर नेक्स्ट रो को, इस तरीके से रो बाय रो डेटा को स्टोर करते हैं। बेसिकली रो लेवल स्टोरेज होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन की, तो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के अंदर जो स्टोरेज है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम रादर देन रो वाइज़ डेटा को स्टोर करने के, हम कॉलम वाइज़ डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर हम देखें, जो रीजन कॉलम होगा, उसका डेटा एक साथ आएगा। जो प्रोडक्ट नेम कॉलम है हमारी टेबल का, उसका डेटा सारा एक साथ आएगा और जो सेल्स कॉलम होगा, उसका डेटा सारा एक साथ आएगा। तो यही एक डिफरेंस होता है स्टोरेज कह सकते हैं मेथोडोलॉजी या स्टोरेज अप्रोच में। जो रो लेवल टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, जहाँ रो लेवल स्टोरेज होती है, वहाँ रो बाय रो डेटा स्टोर होता है। वहीं अगर हम बात करें अपने कॉलमनार डेटा स्टोरेज जो हमारी वर्टीपैक स्टोरेज इंजन यूज़ करता है, वहाँ पे डेटा कॉलम बाय कॉलम स्टोर होता है, यानी एक कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर होगा। अब ये तो रहा कि डेटा स्टोरेज कॉलमनार हो रहा है, पर ऐसा कॉलमनार स्टोरेज का फ़ायदा क्या है? क्यों हम कॉलमनार स्टोरेज यूज़ करते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं अपनी डैक्स क्वेरीज़ की, तो हमारा हम बेसिकली एम्फसाइज़ करते हैं एग्रीगेटेड डेटा पे। तो जो एग्रीगेशन होता है परफॉर्म करना, वहाँ पे वर्टिकल स्कैनिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। अब इस बात को समझते हैं वर्टिकल स्कैनिंग क्यों फ्रीक्वेंट होती है। लेट्स सपोज़ हमारी एक डेक्स क्वेरी थी जिसके अंदर हमारे को सम ऑफ सेल्स निकालना था। अगर हमारी रो लेवल स्टोरेज होती, तो दोस्तों क्या होता कि हर एक रो को हमारे डेटाबेस की जो स्कैनिंग होती, वो रो बाय रो होती और अननेसेसरी रीड्स होते। यानी रीजन नॉर्थ का रीड होता, फिर मोबाइल जो प्रोडक्ट नेम है उसका होता, तब जाके एक वैल्यू हमें मिलती सेल्स की। इसी तरीके से फिर हमारा नेक्स्ट रो पे स्कैनिंग होती, फिर नॉर्थ कॉलम को बेसिकली रीजन कॉलम में जो नॉर्थ वैल्यू उसको इग्नोर करना पड़ता, फिर प्रोडक्ट नेम की टेलीविज़न वैल्यू को इग्नोर करना पड़ता, तब जाके 35,000 की वैल्यू आती। तो ये होता रो लेवल। फिर क्योंकि हमारा पर्पज़ यहाँ पे समेशन ऑफ सिंगल सेल्स कॉलम था, हमें बस इस कॉलम की ही समेशन करनी थी वैल्यूज़ की। तो हुआ क्या कि वर्टीपेक स्टोरेज इंजन ने, क्योंकि कॉलमनार फॉर्म में, देखिए यहाँ पे कॉलमनार फॉर्म में डेटा स्टोर है, सारे सेल्स कॉलम का डेटा एक साथ स्टोर है। तो एडवांटेज ये हुई कि जो समेशन ऑफ सेल्स था वो बहुत ही ईज़ी हो गया, सिंगल स्कैन। आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल स्कैन के थ्रू ये सारी वैल्यूज़, जो भी यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनका समेशन हो जाएगा सिंगल स्कैन में। अगर रो लेवल हमारी स्टोरेज होती तो मल्टीपल स्कैन्स होते हैं, हर एक रो को स्कैन करके और फिर ये वैल्यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे सिंगल स्कैन में ये सारा जो हमारा आउटपुट होगा समेशन ऑफ सेल्स का, ये जनरेट हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों पहला सिनेरियो होता है जहाँ पे वर्टीपैक इंजन का कॉलमनार स्ट्रक्चर जो है वो एडवांटेजेस रहता है। इसी के साथ-साथ अगर कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात करें जहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम्स इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊँ, लेट्स सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमें जो भी मोबाइल की सेल्स हुई हैं, उनको सबमिशन करना था। तो ऐसे सिनेरियोज़ में दोस्तों, रादर दैन सिंगल स्कैनिंग हमें 2 बार स्कैनिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ा एक एडवांस सिनेरियो मैं कह सकता हूँ, जो कॉलमनार स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल है। तो यहीं पे क्या होगा कि रादर देन हम सिंगल कॉलम को स्कैन करें, हम पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को स्कैन करेंगे और जितनी भी मोबाइल वाली एंट्रीज़ हैं, उनके रो नंबर्स को निकाल लेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ तो हमारे पास 4 एंट्रीज़ आई, 4 रो नंबर आ गए। उनके करस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स थी, अब ये पहला स्कैन हुआ प्रोडक्ट नेम कॉलम पे, दूसरा स्कैन होगा सेल्स पे। अब यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू अगेंस्ट दैट रो नंबर्स, जो मोबाइल के रो नंबर्स थे, उनके अगेंस्ट जो सेल वैल्यू थी, हम उनको सम कर देंगे और हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो इवैल्यूएशन ऑफ डैक्स क्वेरीज हुई, इस कॉलमनार स्ट्रक्चर का अगर हम फ़ायदा देखें, तो जो इवैल्यूएट कर रहे हैं हम डैक्स क्वेरीज़ को, ये बहुत फ़ास्ट है, डेटा बहुत जल्दी जनरेट होके आएगा। डेटा बहुत ही जन जो हमारे को रिस्पेक्टिव डेटा चाहिए अपनी डैक्स क्वेरी को इवैल्यूएट करने के लिए, वो बहुत फ़ास्टली स्कैन होगा, फ़ास्टली हमारा कैशे बनेगा, फ़ास्टली आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज होता है कॉलमनार स्ट्रक्चर का ओवर रो लेवल स्टोरेज के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वर्टीपैक कॉलमनार स्टोरेज का जो कांसेप्ट होता है, वर्टीपैक स्टोरेज इंजन का जो कांसेप्ट होता है, ये आपको समझ आया होगा क्यों बेसिकली पावर बीआई इतना फास्ट डेटा को जैसे हम डैक क्वेरी लिखते हैं,
मिलियंस ऑफ रोज़ पे भी फ़ास्ट आउटपुट जनरेट कर पाता है। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि डेटा हमारा बेसिकली इन मेमोरी में है। वर्टीपेक स्टोरेज इंजन पिक्चर में आता है। वर्टीपेक स्टोरेज इंजन कॉलमनार फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहा है। कॉलमनार फॉर्मेट की वज़ह से स्कैन्स हमारे बचते हैं और उसकी वज़ह से हम फाइनल आउटपुट को ईज़िली जनरेट कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हमारे जैसे 2 कॉलम्स का स्कैन रहा। इसके अलावा भी कई सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हमारे मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्वड होते हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटी डेक्स क्वेरीज़ की होती है वो थोड़ी और जाती है और कॉम्प्लेक्स बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है डेक्स क्वेरीज़ की। तो ऐसे सिनेरियोज़ में दोस्तों हमारा जो मल्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है वो कॉलमनार स्टोरेज के साथ-साथ कंप्रेशन या एन्कोडिंग टेक्निक्स को भी यूज़ करता है। अब वो क्या कंप्रेशन एन्कोडिंग टेक्निक्स होती हैं बिफोर स्टोरेज इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हम जानेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलमनार स्टोरेज क्या-क्या और एन्कोडिंग और कंप्रेशन की टेक्निक्स यूज़ करता है वर्टीपैक स्टोरेज इंजन बिफोर एक्चुअली स्टोरिंग द डेटा। ये सब समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रू डिफरेंट कंप्रेशन एंड एन्कोडिंग टेक्निक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्टीपैक स्टोरेज इंजन क्यों डेटा को कंप्रेस करता है, क्या एन्कोडिंग अप्रोचेज़ यूज़ करता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए। हम एक ऐसे ही एक एन्कोडिंग अप्रोच के बारे में डिस्कस भी करेंगे, जिसे हम वैल्यू एन्कोडिंग कहते हैं। किस तरीके से वैल्यू एन्कोडिंग का यूज़ करके हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन डेटा को कंप्रेस करता है। हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि वैल्यू एन्कोडिंग का यूज़ करके किस तरीके से डेटा एक्चुअल में कंप्रेस होता है और किस तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर होता है। आई मीन टू से ये सब कुछ समझने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होता है, वो बेसिकली डेटा को कॉलमनार फॉर्म में स्टोर करता है। कॉलमनार फॉर्म इन द सेंस कि एक कॉलम का डेटा जितना भी होगा वो एक साथ स्टोर होगा। अब दोस्तों इसका एडवांटेज ये होता है कि जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन है, वो हर एक कॉलम के ऊपर डिफरेंट एन्कोडिंग अप्रोच लगा के डेटा को कंप्रेस कर सकता है। क्योंकि अगर डेटा रो वाइज़ स्टोर होता तो डिफरेंट बेसिकली डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ हमारी स्टोर होती। लेकिन अगर कॉलमनार हमारा डेटा जो हमारा कॉलमनार फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, इससे एडवांटेज ये है कि एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज़ होंगी, एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज़ होंगी। तो बेसिकली वर्टीपैक स्टोरेज इंजन क्या करेगा, उन कॉलम्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करके, उन कॉलम्स को स्कैन करके एक पर्टिकुलर कंप्रेशन टेक्नीक या फिर एन्कोडिंग टेक्नीक उस पे अप्लाई कर देगा, ताकि डेटा ईज़िली कंप्रेस हो सके। तो ये तो एक मेजर एक एडवांटेज हुआ कॉलमनार स्टोरेज का और किस तरीके से वर्टीपैक स्टोरेज इंजन उस कॉलमनार स्टोरेज का यूज़ करके डिफरेंट एन्कोडिंग अप्रोच लगा के डेटा कंप्रेस करता है। पर दोस्तों अगर हम बात करें कि ये कंप्रेशन टेक्निक्स लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों ये एन्कोडिंग बेसिकली टेक्निक्स लगाई इसने डेटा को कंप्रेस करने के लिए? तो इसके पीछे एक रीज़न होता है क्योंकि जैसे आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो डेटा होता है वर्टीपैक स्टोरेज इंजन के अंदर वो बेसिकली इन मेमोरी स्टोर होता है। जो हमारा डेटा मॉडल है वो इन मेमोरी स्टोर होता है। इन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम कंज़्यूम हो रही है हमारी। तो अगर हम डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे, तो हमारी रैम जो है वो मैक्सिमम कंज़्यूम होगी, बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वर्टीपैक स्टोरेज इंजन डेटा को कंप्रेस करता है बाय अप्लाइंग डिफरेंट एन्कोडिंग अप्रोचेज़ ताकि जो रैम की रिक्वायरमेंट है, वो कम हो सके। और जो हमारी बेसिकली स्कैनिंग टाइम है किसी डेटा मॉडल को बेसिकली स्कैन करने के लिए, वो भी कम हो सके और जो हमारा आउटपुट है आफ्टर अप्लाइंग द डेक्स क्वेरी वो फास्टली जनरेट हो सके। तो ये कुछ रीज़न्स रहते हैं डेटा को कंप्रेस करने के पीछे। अब दोस्तों अब ये तो हमने समझ लिया कि डेटा को कंप्रेस करने के रीज़न्स क्या हैं, कैसे एडवांटेजेस है। अब कुछ अप्रोचेज़ आती हैं जो वर्टीपैक स्टोरेज इंजन यूज़ करता है फॉर कंप्रेसिंग द डेटा। इनमें से एक अप्रोच होती है वैल्यू एन्कोडिंग, एक होती है हैश एन्कोडिंग, एक और अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं रन लेंथ एन्कोडिंग। तो ऐसे ही अप्रोचेज़ में से एक अप्रोच को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो होगी बेसिकली वैल्यू एन्कोडिंग। तो दोस्तों जो वैल्यू एन्कोडिंग होती है वो बेसिकली इंटीजर कॉलम्स पे इंटीजर के अंदर हम बेसिकली होल नंबर्स और जो करेंसी डेटा टाइप्स के होते हैं सबको इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे कॉलम्स पे अप्लाई होती है वैल्यू एन्कोडिंग की टेक्नीक ताकि डेटा को कंप्रेस किया जा सके। बेसिकली वैल्यू एन्कोडिंग अप्रोच में दोस्तों होगा क्या कि जो हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन होगा, वो एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक कॉलम लिया है क्वांटिटी सोल्ड। इसके अंदर जितना भी डेटा होगा, इस कॉलम के डेटा के ऊपर वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करेगा हमारा वर्टीपैक स्टोरेज इंजन और उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद वो रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा।
और जैसे ही उसको कोई रिलेशनशिप मिलेगा, वो उस रिलेशनशिप को अप्लाई करके कंप्रेस करने की कोशिश करेगा डेटा को, ताकि जो हमारा जो बेसिकली रैम रिक्वायरमेंट है या फिर हम जो कह सकते हैं हमारी स्कैनिंग टाइम है वो रिड्यूस हो सके। डेटा मॉडल जो है हमारा कम मेमोरी यूज़ करे और जो आउटपुट हो हमारा डेस्क क्वेरी का वो फास्टली जनरेट हो सके। तो ये कुछ रीज़न्स रहेंगे वैल्यू एन्कोडिंग अप्लाई करने के। तो हम दोस्तों प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू एन्कोडिंग काम करती है, किस तरीके से वर्टिपैक स्टोरेज इंजन वैल्यू एन्कोडिंग को अप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे। तो जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने एक बेसिकली एक कॉलम लिया है क्योंकि आपको पता है वर्टिपैक स्टोरेज इंजन कॉलमनार फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा है। तो मैंने क्वांटिटी सोल्ड करके किसी टेबल का कॉलम लिया है। इस कॉलम के अंदर दोस्तों सारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। तो दोस्तों होगा क्या ये सारी इंटीजर जो वैल्यूज़ होंगी, इनको स्टडी करेगा सबसे पहले हमारा स्टोरेज इंजन, वर्टिपैक स्टोरेज इंजन और इनके अंदर कुछ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताने के लिए बेसिकली कंसीडर किया है कि जो हमारा वर्टिपैक स्टोरेज इंजन है, उसने एक मिनिमम वैल्यू ये जो पूरा कॉलम था, उसमें मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो मिनिमम वैल्यू इस पूरे कॉलम में है 7017। बेसिकली मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड जो है, वो 7017 रहेगी यहाँ पे। अब दोस्तों होगा क्या, इनिशियली ये जो हमारा जो पूरा कॉलम था क्वांटिटी सोल्ड का, इसको स्टोर करने के लिए हमारे को बेसिकली 13 बिट्स का यूज़ हो रहा था। क्योंकि हम यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें, इसकी मैक्सिमम इस कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 7290। 7290 जो हमारी वैल्यू है बेसिकली ये हमारी मैक्सिमम है और इसको स्टोर करने के लिए हमें 13 बिट्स का यूज़ होगा। अब ये 13 बिट्स कैसे आया? ये भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली हमारा एक फ़ॉर्मूला होता है 2 की पावर n ग्रेटर दैन इक्वल टू n, वेयर n इज़ डिस्टिंक्ट वैल्यू। कितने बिट्स रिक्वायर हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग दिस फ़ॉर्मूला। तो स्मॉल n इज़ नंबर ऑफ बिट्स और n जो कैपिटल N है दैट आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हमारी स्टोर हो सकती है इन बिट्स को यूज़ करके। तो अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक फ़ॉर्मूला इसको लगाया है, तो यहाँ पे अगर मैं 13 वैल्यू डालूँगा, तो 2 की पावर 13 हमारा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8192 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है, बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़। तो जो 7290 है हमारी मैक्सिमम वैल्यू 8192 से कम है, तो हमारे को 13 बिट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अगर अगर आप देखें अगर मैं 13 की जगह यहाँ पे 12 लूँ और यहाँ पे एंटर करके, तो आप देखेंगे ये 4096 ही ये जो 12 बिट्स होंगी वो केवल 4096 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, इसीलिए हमारे को बिट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 12 की जगह मैं यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 13 ले लूँगा, तो अब आप देख पा रहे हो 8192 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू आ गई और जो 7290 जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी क्वांटिटी सोल्ड कॉलम की, वो 8192 से छोटी है, इसलिए हमारे को 13 बिट्स में ये स्टोर होगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है क्योंकि हमारा यहाँ वर्टीपैक वैल्यू एन्कोडिंग अप्रोच बेसिकली यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो हम 13 बिट्स की बजाय वैल्यू एन्कोडिंग इसको कम से कम बिट्स में स्टोर करने की इस डेटा को कम से कम बिट्स में स्टोर करने की कोशिश करेगा। और वो कैसे करेगा, ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम वैल्यू है हमारे कॉलम की वो 7017 है। अब 7017 वैल्यू को वो सारी वैल्यू जो हमारी क्वांटिटी सोल्ड होंगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है? तो जो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद वैल्यूज़ सारी इस तरीके से आ जाएँगी। अब ये वैल्यूज़ इस तरीके से आ गई, तो अब हम देखेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके कितना स्पेस हमारा वैल्यू एन्कोडिंग ने सेव किया। तो अब हम देखते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है इन कंप्रेस्ड डेटा वो है 273। अब 273 दोस्तों अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने अगेन वही 2 की पावर 9 लिया है। 2 की पावर 9 हमारी मैक्सिमम 512 तक की रेंज ऑफ वैल्यूज़ स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 9 बिट्स की यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 की पावर 9 ली है। अगर मैं 9 की जगह यहाँ पे मान लीजिए 8 कर देता हूँ, तो वो वैल्यू आएगी 256। तो यानी 256 डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज़ 8 बिट्स स्टोर कर सकती है। पर यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 273 है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे को 8 की जगह 9 बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो 9 को जैसे ही हम डालेंगे, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 512 आ गया। 512 से 273 छोटा है बेसिकली। तो 273 जो हमारी इंटीजर वैल्यू है मैक्सिमम उसको स्टोर कराने के लिए हमारे को 9 बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा जब हम एक्चुअल फॉर्म में अगर विदाउट एन्कोडिंग अगर हम इस डेटा को स्टोर करेंगे तो हमारे को 13 बिट्स का यूज़ करना पड़ रहा है।
लेकिन वहीं अगर हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में डेटा को यूज़ कर रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग द वैल्यू एन्कोडिंग, तब हमारे को केवल 9 बिट्स का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हमने कितना ज़्यादा अपनी जो सेविंग थी वो बिट्स की यहाँ पे कर ली। तो ये एक एडवांटेज होता है वैल्यू एन्कोडिंग का। तो दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको एक तरीके से मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके किस तरह से कंप्रेस्ड डेटा जनरेट हुआ ये दिखाया। इस तरीके से जो वैल्यू एन्कोडिंग होती है वो और भी डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करती है बेसिकली आफ्टर अप्लाइंग द मैथमेटिकल प्रोसेस ओवर द इनपुट कॉलम। जैसे अगर हमारा इनपुट कॉलम क्वांटिटी सोल्ड है तो इस पे डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसेस ये अप्लाई करेगा वैल्यू एन्कोडिंग, और जो बेस्ट प्रोसेस रहेगी उसको अप्लाई करेगा ताकि बेस्ट कंप्रेशन ये अचीव कर सके। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा वैल्यू एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वैल्यू एनकोडिंग, वर्टीपैक स्टोरेज इंजन किस तरीके से ये कंप्रेस करता है यूजिंग वैल्यू एनकोडिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ